नमस्कार दोस्तों। क्या आप किसी कंज्यूमर डिस्प्यूट में इन्वॉल्व हो? आप कंप्लेनेंट भी हो सकते हो या फिर एक ऑपोजिट पार्टी हो सकते हो जिसके अगेंस्ट किसी ने कंप्लेंट फाइल कर रखी है। इस वीडियो में मैं उन सारी सिचुएशंस को, उन सर्कमस्टांसिस को डिस्कस करूंगा जिसके कारण आपको नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, जिसको हम एनसीडीआरसी भी बोलते हैं, उसको अप्रोच करना पड़ सकता है। मैं स्टार्ट करूंगा एनसीडीआरसी की पावर्स के बारे में। एनसीडीआरसी को सिविल कोर्ट्स की पावर हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स की पावर हैं। फिर हम बात करेंगे कि एनसीडीआरसी में कब आप एज ए कंप्लेनेंट की तरह जा सकते हो। दैट विल बी डिस्कस्ड इन द स्कोप ऑफ ओरिजिनल कंप्लेंट्स। हम उन सिचुएशंस के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके कारण आपको एनसीडीआरसी की एपिलेट जुरिस्डिक्शन को इन्वोक करना पड़ेगा। हम डिस्कस करेंगे रिविजनल जुरिस्डिक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एनसीडीआरसी को अपना ऑर्डर रिव्यू करने की पावर्स हैं। ऐसे ऑर्डर्स जो कि एक्स पार्टे ऑर्डर्स हैं उनको सेट असाइड करने की पावर्स हैं। एनसीडीआरसी कैसे अपने ऑर्डर्स को एनफोर्समेंट कर सकती है वो डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली वेरी ब्रीफली वी विल टच अपॉन की एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सबऑर्डिनेट कमीशन, जो कि डिस्ट्रिक्ट कमीशंस हैं या स्टेट कमीशंस हैं, उसके ऊपर एनसीडीआरसी कैसे सुपरवाइजरी या एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, पावर्स को समझने के बाद सबसे पहला हम डिस्कशन करते हैं कि भाई ऐसा कौन सा सिचुएशन आएगा जिसमें आपको एनसीडीआरसी को अप्रोच करना पड़ सकता है। अब ये हम बात करते हैं कंप्लेनेंट की साइड से। ठीक है, सबसे पहले जो आप एज ए कंज्यूमर कंप्लेंट डायरेक्टली फाइल कर सकते हो एनसीडीआरसी के साथ, प्रोवाइडेड आपकी जो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन की लिमिट है वो 2 करोड़ से ऊपर की होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने कोई कंसिडरेशन जो पे करी है इन टू बाय द गुड्स या फिर सर्विसेज को लेने के लिए, तो उस कंसिडरेशन की वैल्यू 2 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपने कोई घर बुक किया, उस घर की वैल्यू आपने लगभग 2 करोड़ रुपया दे दिया। उसके बाद अगर आप किसी बिल्डर के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करना चाहते हो जिसने आपको घर दिया 2 करोड़ से ऊपर, तो देन आपकी जो जुरिस्डिक्शन है वो एनसीडीआरसी के पास ही बैठेगी। आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन या स्टेट कमीशन के को अप्रोच नहीं कर सकते। और भी फैक्टर्स हैं कि जैसे जो कोज ऑफ एक्शन है वो अगर इंडिया में है, ठीक है, अगर इंडिया में है ही नहीं है और कंपनी भी इंडिया में नहीं है, तो एनसीडीआरसी का जुरिस्डिक्शन को इन्वोक करना, वी नीड टू गो थ्रू द फैक्ट्स ऑफ दैट केस ऑल्सो, कि जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कोज ऑफ एक्शन फिर कहाँ अराइज हो रहा है। लिमिटेशन पीरियड, 2 साल का लिमिटेशन पीरियड होता है किसी कंप्लेंट को फाइल करने का। आपने मान लो 5 साल बाद, 10 साल के बाद आ रहे हो, कोई जस्टिफाई रीज़न ही नहीं है, तो वो कंज्यूमर कंप्लेंट डिसमिस होने के भी चांसेस होते हैं। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे पॉइंटर्स हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे अपनी एक डिटेल्ड वीडियो ऑन द कंज्यूमर कंप्लेंट के ऊपर ही सिर्फ हम बनाएंगे। यू कैन लेटर ऑन वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो। अब कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल करने के बाद नोटिस इशू होगा एडमिशन का, फिर नोटिस सर्व होगा, ओपोनेंट पार्टी, ऑपोजिट पार्टी आएगी, आप एफिडेविट ऑफ एडमिशन या डिनाइल के स्टेज को कंप्लीट करोगे, फिर एविडेंस फाइल करोगे, फिर एग्जीबिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स होगा, फिर उसके बाद जो है फाइनल आर्गूमेंट्स होंगे और फिर आपको जजमेंट में रिलीफ मिलेगा। अब वो रिलीफ एनसीडीआरसी कौन कौन से किस किस तरह के रिलीफ ऑनरेबल एनसीडीआरसी दे सकती है, लेट अस डिस्कस नाउ दोज रिलीफ्स। पहला रिलीफ कि एनसीडीआरसी जो है जितनी भी कॉस्ट पे करी है उसको कंप्लेनेंट को वापस कर सकती है, टू रिटर्न टू द कंप्लेनेंट द प्राइस और एज द केस में भी चार्जेस पेड बाय द कंप्लेनेंट। ठीक है, जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट है वो भी एनसीडीआरसी दे सकता है। फिर उसके बाद अगर कोई डिफेक्ट है गुड्स के अंदर, तो एनसीडीआरसी ऑपोजिट पार्टी को डायरेक्शन दे सकती है कि भाई इनके डिफेक्ट्स को रिमूव किया जाए। ठीक है, तीसरा एनसीडीआरसी जो है रिप्लेस ही कर सकती है गुड्स को न्यू गुड्स के साथ। चौथा, टू पे सच अमाउंट एज मे बी अवॉर्डेड बाय एज इट्स कंपनसेशन। सो
कंपनसेशन कितनी देनी है टू ग्रांट रिलीफ टू दी कंप्लेनेंट, जिसमें मेंटल एगनी वगैरह सारी पॉइंटर्स आ सकते हैं, कितना एक्सपेंस हुआ है कंप्लेनेंट का इस कंज्यूमर डिस्प्यूट्स के कारण, वो सारी पॉइंटर्स आ सकते हैं। नेक्स्ट इज टू रिमूव द डिफेक्ट्स इन द गुड्स या डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज इन द क्वेश्चन। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस को भी ये एनसीडीआरसी जो है स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, शायद इसमें यहाँ पे पॉइंट नहीं है, बट ऑल्सो अगर अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट है, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 has given powers to the honorable NCDRC to declare that particular contract which seems to be unfair to the consumer as null and void contract। और अगर हम हजार्डस गुड्स या सर्विसेज के बारे में बात करें तो ऑनरेबल जो एनसीडीआरसी है उन गुड्स को रिमूव करने का, उन सर्विसेज को रिमूव करने के बारे में डायरेक्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। और उसके बाद टू पे सच सम्स एज डिटर्मिन्ड बाय इट, जो भी लॉस या इंजरी के कारण कंज्यूमर्स को जो लॉस या इंजरी हुआ है उसका भी कंपनसेशन जो है ऑनरेबल एनसीडीआरसी प्रोवाइड कर सकते हैं। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स अगर आ रही हैं उनको करेक्ट करवा सकती है एनसीडीआरसी। एडुक्वेट कॉस्ट, जो कि लिटिगेशन कॉस्ट जनरली होती है, वो भी एनसीडीआरसी को पावर है to give to the party। Then I think I missed one point where we can see that NCDRC has power to grant punitive damages in a product liability action। I hope इस अब तक हमने ये जान लिया कि हम कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं एनसीडीआरसी के पास, और ये मल्टीपल लेवल्स ऑफ रिलीफ जो हैं हम एनसीडीआरसी से प्रे कर सकते हैं। तो अब जब हमें ऑर्डर मिल गया, रिलीफ मिल गया, तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? अब कई बार ऐसी सिचुएशन भी आएगी जिसमें आपको ऑर्डर मिला और ऑपोजिट पार्टी जो है उसने उस ऑर्डर को कंप्लाई नहीं किया, तो इन दैट सिचुएशन में आपको जो है एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, जो कि एनसीडीआरसी के सामने ही फाइल होगी, क्योंकि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसने ये बोला है कि कोई भी एनसीडीआरसी का जो ऑर्डर होगा वो एज ए डिक्री की तरह ही माना जाएगा, और जो सिविल प्रोसीजर में, सिविल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत जो हमारी डिक्री को एग्जीक्यूट करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे सीपीसी में है, वही रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं हमारे एक एनसीडीआरसी की डिक्री को एग्जीक्यूट करने के लिए लगाए जाएंगे। अभी तक जो हमने बात करी वो हमने ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द एनसीडीआरसी के बारे में बात करी। अब हम बात करते हैं एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन के बारे में। अब सबसे पहले हम फोकस करते हैं एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन को डिस्कस करते हैं। कौन से ऐसे चांसेस हैं, कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें आपको एनसीडीआरसी को अप्रोच करना पड़ सकता है। वन इज़ फर्स्ट अपील, जिसके बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट अपील में क्या है? अब बात करते हैं कि स्टेट कमीशन में कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल हुई थी, उसमें स्टेट कमीशन का ऑर्डर आया। अब उस ऑर्डर से जो भी पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है, कंप्लेनेंट भी सेटिस्फाई नहीं हो सकता या फिर ऑपोजिट पार्टी भी नहीं हो सकती, तो जो भी पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है उस ऑर्डर से, दे कैन अप्रोच द एनसीडीआरसी एंड फाइल द फर्स्ट अपील। नेक्स्ट इज सेकंड अपील। सेकंड अपील का सिचुएशन कब बनेगा? डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन ने एक कंज्यूमर कंप्लेंट के ऊपर फाइनल ऑर्डर पास किया। कोई भी पार्टी, कंप्लेनेंट या अपोजिट पार्टी जो है वो जो है स्टेट कमीशन के पास उन्होंने अपनी फर्स्ट अपील वहाँ पे फाइल कर दी। अब स्टेट कमीशन ने उस अपील में कोई ऑर्डर पास किया। अब एक सिचुएशन ये आती है कि आप जो है स्टेट कमीशन के ऑर्डर को अगेन एज ए सेकंड अपील एनसीडीआरसी के पास लेके जाओ और एनसीडीआरसी की ज्यूरिसडिक्शन को इन्वोक कर दो। लेकिन हमें ये इम्पोर्टेंट पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि सेकंड अपील में अनलेस एंड अनटिल यू डोंट रेज ए सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ, तब तक आपकी सेकंड अपील जो है एंटरटेन नहीं करी जाएगी। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम सीसीपीए अपील के बारे में।
सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक बनाई गई है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंडर, जिसमें कंज्यूमर्स एज ए क्लास के जो भी राइट्स इफेक्ट हो रहे हैं उसको सेंट्रल प्रोटेक्शन कंज्यूमर अथॉरिटी टेक केयर करेगी। अब कोई पार्टी, एग्रीव्ड पार्टी, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जिसको सेंट्रल अथॉरिटी कहा गया है एक्ट में, उसके ऑर्डर को अगर वो अपील में लेकर जाना चाहती है तो दैट अपील हैज़ टू बी फाइल्ड ओनली बिफोर द एनसीडीआरसी। नेक्स्ट ज्यूरिसडिक्शन की हम बात करें तो वो पॉइंट है हमारा रिवीजन ज्यूरिसडिक्शन का। इसमें सिनेरियो क्या है? डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन ने अपना फाइनल ऑर्डर दिया किसी कंज्यूमर कंप्लेंट के ऊपर, ठीक। देन स्टेट कमीशन में अपील फाइल हुई एंड स्टेट कमीशन ने भी अपील में ऑर्डर पास कर दिया। अब रेदर देन चूजिंग ए सेकंड अपील जो कि एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन है एनसीडीआरसी को, उसको ना इन्वोक करते हुए आपने रिविजनल ज्यूरिसडिक्शन को इन्वोक कर दिया बाय साइटिंग रीजंस की जो स्टेट कमीशन है एज एक्सरसाइज्ड ए ज्यूरिसडिक्शन नॉट वेस्टेड इट बाय लॉ, या फिर फेल्ड टू एक्सरसाइज ए ज्यूरिसडिक्शन सो वेस्टेड, या एक्टेड इलीगली, या विद मटेरियल इरेगुलरिटी। आपको मैं एक लाइव केस की एग्जांपल देता हूँ। एक व्यक्ति ने किसी मूवी का ट्रेलर देखा, प्रोमो देखा, उसमें कोई सॉन्ग आया अच्छा सा, उस सॉन्ग के बेसिस के ऊपर उसने अपनी पूरी फैमिली के साथ मूवी जाके देखी, लेकिन वो जो सॉन्ग था वो मूवी में डिस्प्ले ही नहीं किया गया। तो उस कंज्यूमर ने एक कंप्लेंट फाइल करी प्रोड्यूसर्स के अगेंस्ट, ठीक। डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने पहले तो कंप्लेंट को डिसमिस ही कर दिया, उसने अपील फाइल करी, स्टेट कमीशन ने उसको अलाउ कर दिया। अब प्रोड्यूसर ने स्टेट कमीशन के ऑर्डर को अपील में ना जाके रिवीजन ज्यूरिसडिक्शन इन्वोक करी नेशनल कमीशन की, और नेशनल कमीशन ने भी उसको जो है स्टेट कमीशन के ऑर्डर को ही अपहेल्ड कर दिया। तो इस ऑर्डर को, एनसीडीआरसी के ऑर्डर को इस प्रोड्यूसर ने चैलेंज भी किया सुप्रीम कोर्ट में। एंड ऑफ द डे सुप्रीम कोर्ट सेटल द ग्रे एरिया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रोमो में अगर कोई चीज़ डिस्प्ले करी जा रही है और वो मूवी में नहीं आ रही, दैट विल नॉट अमाउंट टू बी द डेफिशिएंसी इन सर्विस, दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। तो अब हम बात करते हैं रिव्यू पावर्स के बारे में। मैनी टाइम्स ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स इटसेल्फ, चाहे हम कंज्यूमर कंप्लेंट की प्रोसीडिंग्स के बारे में बात करें, एपिलेट प्रोसीडिंग्स के बारे में बात करें, या रिवीजन पिटीशन के ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स के बारे में बात करें, तो मैनी टाइम्स कई बार होता है कि एक ऑर्डर इशू हुआ जिसमें अपेरेंटली कोई मिस्टेक आ गया, जैसे डेट मिस हो गया, या लेट्स से जो इंटरेस्ट अमाउंट था वो डिफरेंट आ गया। तो इन दैट केसेस में आप रिव्यू एप्लीकेशन विद इन 30 डेज ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्डर वो फाइल कर सकते हो बिफोर द एनसीडीआरसी, एंड एनसीडीआरसी में एडजुडिकेट दैट रिव्यू एप्लीकेशन। नेक्स्ट बात करते हैं सेटिंग असाइड द एक्स पार्टे ऑर्डर। एनसीडीआरसी हैज़ पावर्स टू सेट असाइड इट्स एक्स पार्टे ऑर्डर और द स्टेट कमीशंस एक्स पार्टे ऑर्डर। तीसरा जो पॉइंट है वो है ट्रांसफ़र ऑफ केसेस के बारे में। मैनी टाइम्स कई बार होगा कि एक स्टेट कमीशन से कंज्यूमर बोल रहा है कि इस स्टेट कमीशन में फाइल होना चाहिए बिकॉज आई एम अंडर दिस ज्यूरिसडिक्शन। जो ऑपोजिट पार्टी होगी वो बोलेगी कि भाई मैं तो पंजाब में हूँ, तो पंजाब के स्टेट कमीशन के अंडर ही ये कंज्यूमर कंप्लेंट चलनी चाहिए। तो इन सच केसेस ये एनसीडीआरसी कैन एक्चुअली ट्रांसफ़र दी case from one consumer commission to the another consumer commission। तो इन सिनेरियोज में आपको एनसीडीआरसी को भी अप्रोच करना पड़ सकता है। तो हमने जितना भी अभी डिस्कशन किया है, तो इन ए नटशेल आपको एनसीडीआरसी के पास अगर आना है तो ये जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, इस तरह की कंप्लेंट्स या पिटीशंस को फाइल करना पड़ेगा और एनसीडीआरसी को ज्यूरिसडिक्शन को इन्वोक करना पड़ेगा। आप ये कंज्यूमर कंप्लेंट हो सकती है, फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, या सीसीपीए अपील हो सकती है, रिवीजन पिटीशन हो सकता है, हमारा एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन हो सकता है, या स्टेट कमीशन के कोई एग्जीक्यूशन ऑर्डर को आप चैलेंज करने के लिए आ रहे हो तो वो अपील इन एग्जीक्यूशन हो सकता है।
रिव्यू एप्लीकेशन हो सकता है हमारा, देन आईए हो सकती है कोई भी, जैसे कंडोनेशन ऑफ डिले इन फाइलिंग द कंज्यूमर कंप्लेंट, कंडोनेशन ऑफ डिले इन फाइलिंग द अपील, व्हाटसोएवर। फिर वेरियस सिचुएशंस हो सकती हैं जिसमें आप एमए मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल करते हो। ये एमए जो फाइल होती है वो डिस्पोज्ड ऑफ केसेस में, वो डिस्पोज्ड ऑफ कुछ भी हो सकता है, कंज्यूमर कंप्लेंट अपील हो सकती है, फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, एनीथिंग। उसके बाद जैसे हमने देखा ट्रांसफ़र एप्लीकेशन या कैविएट जो अगर फाइल करनी है आपने, वो एनसीडीआरसी में फाइल कर सकते हो। आई होप इस वीडियो से आपको बेसिकली वो इन सिचुएशंस के बारे में पता लगा होगा कि जिसके कारण आप एनसीडीआरसी को अप्रोच कर सकते हो, या फिर आपको एनसीडीआरसी पे ही अप्रोच करना पड़ेगा। अगर आप किसी दूसरे कंज्यूमर कमीशन के पास जाते हो तो वहाँ पे आपकी जो प्रोसीडिंग्स हैं इलीगल हो जाएंगी। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, सजेशंस हैं, कोई कमेंट्स हैं इसके ऊपर, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए या हमें रीच कीजिए info@nyaytantra.com पे, एंड वी विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस, क्वेरीज इन द फास्टेस्ट टाइम पॉसिबल। And do share this video with other persons who are facing the consumer dispute, चाहे वो complainant हो चाहे opposite side से हो। And feel free to subscribe to this channel and share this video, and thank you so much for going through this video. Jai Hind.